हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। वीएचपी से विनोद बंसल हमारे साथ हैं और बीजेपी से भूपेंद्र मलिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपकी जो कोर्ट का बयान आया है, कोर्ट ने जो कुछ कहा है, इस पर आपकी पहली जो है प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। पर हुआ जी और जिस तरह से ये जो जो गैंग हुई थी, जिहाद हुई और वो एनसीए की जो मानसिकता के लोग थे, उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक वो हथियार जमा किए थे वहां पर, और किस तरह से वो जो आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था, पार्षद ने अपने छत पर कितना जखीरा बनाया था उन्होंने एसिड, और वो षड्यंत्र पूर्वक पूरा पूरा प्लानिंग के साथ में, और उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया था। उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि एक तो देश की छवि को बर्बाद करना, और जो विदेशी मेहमान है उनके सामने जो है हमारे भारत की छवि खराब हो, और राज्य की देश की जो जो अपनी सरकार है उसको बदनाम किया जाए। और दूसरा एक उद्देश्य उनका हिंदुओं को डराने का था। वो डर का माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे वो, तो उसमें वो एक हद तक सफल हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अदालत ने जो कहा है, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। अभी हालांकि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है, लेकिन कुल मिला के जिस तरह से शाहीनबाग की मानसिकता ने षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए, ये इनकी योजना तो बहुत पुरानी, बहुत बड़ी थी, देश के अन्य हिस्सों में भी करने वाले थे, लेकिन सरकार की सजगता के कारण वो कुछ बच गया। आप देखिए कि योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन्होंने शाहीनबाग की मानसिकता, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ को शाहीनबाग बनाने के लिए जो षड्यंत्र किए थे, तो चूंकि योगी जी की सरकार ने तो उनकी वसूली कर ली जी। ये इस तरह की वसूली चूंकि दिल्ली में सरकार दूसरी है और वो उनको प्रसरण और शरण दे रही थी, इसके कारण वो सब कर पाए। लेकिन हिंदू समाज जो है इन सब चीजों को लगातार झेल रहा है जी। और मुझे लगता है कि अब इन जिहादियों को समझना पड़ेगा कि समाज खड़ा हो रहा है जी। और आप जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बार बार जो हैं जी, पर कहीं नहीं आपको उनको लगाना पड़ेगा, अन्यथा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी जी जी। हमारे साथ जी विनोद जी, हमारे साथ भूपेंद्र मलिक जी भी हैं बीजेपी से। भूपेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नमस्कार मोनिका जी। जी जी भूपेंद्र जी। हम जो इतने भी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं वो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमें विश्वास था कि माननीय न्यायालय इस विषय में अपना पूरी जांच के आधार पे कोई भी टिप्पणी करेंगे। और ये बिल्कुल साबित हो चुका था कि जो सीए बिल आया था वो सारे देश के लिए आया गया था, स्पेशल कोई दिल्ली के या यहाँ के जो सीलिमपुर या शाहीन बाग या ओखला के इस क्षेत्र के मुसलमानों के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था जी। मगर जो हमारे केजरीवाल जी हैं ये इनको हर उसमें राजनीति नजर आती है, हर जगह ये राजनीति देखते हैं। तो इनका काम था, इन्होंने अपने जो अमातुल्ला खान और एक निगम पार्षद थे जो पूर्वी दिल्ली से, उनको इस काम पे पहले ही इशारा दे रखा था कि भाई इसको इस प्रकार के घटनाक्रम में बदलना कि हिंदू मुसलमान का जी ये लगे, हिंसा जो है वो हिंदू मुसलमान की हो जाए जिससे इनको राजनीतिक फायदा मिले, क्योंकि सिर पे एमएलए के चुनाव थे। जी जी जी। उनके मद्देनजर केजरीवाल साहब का ये अमातुल्ला खान और जितने भी उधर के बाहुबली जो मुस्लिम नेता थे उनको इशारा दिया ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं आप? ताहिर हुसैन थे वो जी, ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो निगम पार्षद ताहिर हुसैन थे जी। जी जी, निगम पार्षद जी। तो उन्होंने, और ये साबित हो गया कि जो उन्होंने अपनी छतों के ऊपर बोतलों में बम, पत्थर, हथियार, खंजर, पिस्तौल, गोलियां, ये कहां से इकट्ठा हुई एकदम। तो ये परियोजना थी, पूरी तैयारी पहले की गई थी और सबसे ज्यादा हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं को टारगेट किया गया, सरकारी संपत्तियों को टारगेट किया गया। चलो सरकारी संपत्ति तो दिल्ली सरकार की थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई आगे ना टिप्पणी की ना उन्होंने कोई लिखित कार्रवाई की, मगर जिन लोगों के परिवारजन इसमें शहीद हुए, हम तो शहीद ही कहेंगे कि भाई वो
आम जन जो शहीद हुआ, जिनकी संपत्तियां जलाई गई, जिनके दहशत के कारण उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया, काम धंधे छोड़ दिए, उन लोगों को आज थोड़ी राहत मिलेगी। उनका पक्ष रखा गया माननीय अदालत ने, और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और केजरीवाल साहब के ऊपर भी कुछ ना कुछ सख्त टिप्पणी आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका में थी जी उनको ना छोड़ा जाए। जी जी, जाहिर सी बात है। यहाँ पर मैं विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम रही थी इन दंगों को रोकने के लिए, और दिल्ली सरकार की नाकामी सिर्फ यही नहीं दिखती है, अगर हम बात करते हैं और भी मुद्दों की तो और भी जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर सरकार नाकाम रही है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ भी लाल किले पर हुआ था वो भी सरकार नहीं रोक पाई थी। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जी, ऐसी चीजें हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है। लगता है विनोद जी हमारे साथ है नहीं। भूपेंद्र जी, आपसे यही सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। दिल्ली सरकार की नाकामी जो है कई जगहों पर ऐसे दिखाई दे रही है जब दिल्ली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। 53 व्यक्तियों ने इस दंगों में जान दी गंवाई। थी। जी जी, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ जी। और ये केजरीवाल जी की बहुत बड़ी विफलता थी, और केजरीवाल जी साजिश का एक हिस्सा थे जी। उनके निगम पार्षद जी के घर पे, ताहिर हुसैन जी के घर पे सारी चीजें बरामद हुई हैं। आईबी का एक व्यक्ति जो वहां पे अपने परिवार के साथ शांति से रह रहा था, उसको चिन्हित करके मारा गया। आई कार्ड देख करके मारा गया है। हाँ, आई कार्ड देखकर लोगों को मारा गया है, बिल्कुल साबित करके, अगर भैया ये आईबी का बंदा है तो इसको मारो। उसके परिवार ने वो जगह छोड़ दी, अपना मकान छोड़ दिया। बड़ी मेहनत से लोग अपना मकान बनाते हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी, अपना घर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया वो छोड़ के जाना पड़ा उनको। जी। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, वो अपनी संपत्तियां, अपनी जान बचाने के लिए रातों रात भाग गए क्षेत्र छोड़ के। जी भूपेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे कि कोर्ट ने कहा है हिंदुओं के विरुद्ध जो है ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, हिंदुओं के विरुद्ध जो है सारी साजिश रची गई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कल भी जो है पूर्वी दिल्ली से जो है सीमापुरी इलाके से 5 लोगों को पकड़ा गया है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो सीएए जो है दिल्ली भारत के वासियों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, भारत की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से उठाती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से नहीं उठाती। एक बात बताइए, भारत में अगर यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ कि उनको ये बात समझ में नहीं आई है। सीएए का विरोध जो है ममता बनर्जी ने भी किया है, सबने किया है। केजरीवाल जी ही सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो इसको राजनीतिक रूप दे रहे थे जी। बाकी किसी पार्टी ने इसके खिलाफत नहीं की। और ये जो भारत में रह रहा है उसे अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत क्या है? जब वो भारत के हर चीज का बेनिफिट ले रहा है, हर सुख सुविधा का आनंद ले रहा है, तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत क्या है? सही बात है। हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़ रहे हैं जी। वो यहाँ से ले रहा है। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है कि हिंदुओं के विरोध सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल जो वस्तु स्थिति देखी है उस वस्तु स्थिति को देख के कोर्ट ने टिप्पणी की है। जी जी जी। तो देखिए, न्यायपालिका हमारे यहाँ पे स्वतंत्र है और उसकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण और काफी मायने रखती है कि वो क्या टिप्पणी कर रही है। जी जी। लेकिन 2-3 चीजें जो और समझने वाली है इसमें जी, कि देखिए आखिर इस प्रकार की घटना राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली में घट जा रही है पूजा जी। और दिल्ली में जिस तरह से दंगे घटी, इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेवारी से लोग नहीं बच सकते जी। देखिए, इसकी जिम्मेवारी चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन दोनों को जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी कि आखिर दिल्ली किस तरह से दंगे में झुलस गया। हम लोगों ने 1984 के बाद दिल्ली में इस प्रकार के बड़े दंगे देखे, तो ये 21वीं शताब्दी में इस प्रकार के दंगे हो जाना। यहाँ पर सोचिए कि एक पार्टी जो भूपेंद्र मल्लिक जी की भी पार्टी है, उसमें चूंकि केंद्र सरकार में वो भी है यहाँ पे शामिल जी। अब इनके रहते हुए सोचिए कि हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के हमले होने की स्थितियां आई। कोर्ट की टिप्पणी देखिए पूजा जी, कितनी खतरनाक टिप्पणी है कि धर्म विशेष के आधार पर सीधे सीधे जो है वो चोट करने का प्रयास हुआ। तो इस आधार पे मैं अभी भी कहूंगा कि दिल्ली पुलिस को जो राहुल जी, लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे बड़ी कमी तो मैं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की है। उनके खुद के नेता, खुद के लोग जो हैं उसमें शामिल थे, उनसे संलिप्त थे।
पैसे का जो है डमी कंपनी बना करके इंतजाम किया गया, उसके बाद अपनी छतों पर असला रखा गया, हथियार रखे गए हमला करने के लिए, और ये सब आम आदमी पार्टी की सरकार के नाक के नीचे हो रहा था। ये उनको नहीं मालूम था, ये माना नहीं जा सकता। सवाल पूछा कि जिस तरह से भूपेंद्र जी मैं ध्यान से सुन रहा था, भूपेंद्र जी सुन लीजिए। देखिए पूजा जी के सवाल काफी गंभीर है कि वो जिस तरह से ताहिर हुसैन को लेकर कि ताहिर हुसैन इतना हथियार जमा कर रहे थे, पत्थर रोड़े जमा कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल घेरे में है। आम आदमी पार्टी को कौन क्लीन चिट दे रहा है? तो आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सवाल हम लोग दिल्ली पुलिस से भी पूछेंगे। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन अपने यहाँ पे अगर इतने लंबे समय से तमाम अवैध हथियार जमा कर रहे थे, रोड़े पत्थर जमा कर रहे थे, तो आखिर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? ये दिल्ली है, दिल्ली में तमाम वीआईपी रहते हैं। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम देशों के दूतावास तक है यहाँ पे। जी राहुल जी, जी जो आपने आरोप लगाया, भूपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी भूपेंद्र जी। राहुल जी, मैं आपकी बात का छोटा सा तर्क देना चाहूंगा। देखिए, खुफिया एजेंसियों का काम है सरकारी तंत्र तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाना। उसके बाद दिल्ली पुलिस पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगते हैं कि हम मुसलमानों के लिए खतरा है। इसलिए हमने हिलीमी बरती कि हमें ऐसा कोई भी घटनाक्रम यहाँ पे नहीं पैदा करना है जिससे किसी के भी जान माल को नुकसान हो। मगर केजरीवाल साहब की सरकार, उसके विधायक, उनके पार्षदों की सोची समझी साजिश थी कि मैं माननीय न्यायालय से ये अनुरोध करूंगा अपने निजी तौर से भी कि जो 53 लोगों की वहां जान गई, उसके लिए केजरीवाल जी, उनके विधायक, उनके पार्षद, उनको सम्मिलित किया जाए इसमें कि इनकी मिली भगत से ये हुआ। रहा दिल्ली पुलिस का सवाल, दिल्ली पुलिस इतने तामझाम में फंसी रहती है कि जो ये जमुना पार का जो मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र है, पूर्वी दिल्ली एक तरीके से गढ़ बन चुका है। जी, पूर्वी दिल्ली, ओखला, निजामुद्दीन, दिल्ली पुलिस के पास बहुत ज्यादा भूमिका होती है, इसलिए पूर्वी दिल्ली में अगर कुछ घटना घटेगी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे। आपको भाई अगर दिल्ली पुलिस के फोर्स को बढ़ाना है, फोर्स को बढ़ाइए। देखिए आप लोगों ने कई अच्छे काम किए हैं, मान लीजिए, तो इस मामले में देखिए प्रचंड बहुमत के साथ आप चलिए राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं चूक गई थी इन हमलों को, इन दंगों को रोकने के लिए। मैं कह रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी को भी मैंने क्लीन चिट नहीं दी है। जी, जो पूजा जी आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर आरोप है, और उन आरोपों के अंतर्गत आम आदमी पार्टी भी दायरे और घेरे में है। लेकिन हम लोग जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी भूमिका है। खुद अगर हम लोग देखें, कड़कड़डुमा कोर्ट ने इसके पहले भी कई सारे मामलों में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस का उस समय की भूमिका और दिल्ली पुलिस के बाद के जांच की भूमिका, उन सबों के ऊपर भी लगातार सवाल उठाते हुए रहे। देखिए भूपेंद्र मल्लिक जी अभी कह रहे थे कि देखिए भाई दिल्ली पुलिस के ऊपर काफी तामझाम है, काफी बड़ी जिम्मेवारी होती है, इसलिए वो पूर्वी दिल्ली पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि देखिए आप ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली पर ध्यान नहीं देंगे, आपको अपने फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आपके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना घटती है, मैं 1 सेकंड में पूरा कर देता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ऐसे स्थिति में उस समय ये घटना घटी तो सवाल भूपेंद्र जी आपसे भी पूछे जाएंगे। जी भूपेंद्र जी। पूजा जी, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है, आम नागरिक की भी बनती है कि उसके आसपास में अगर कुछ असामाजिक तत्व है, असामाजिक गतिविधि चल रही है तो उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है पुलिस को सूचना देना। राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर दिल्ली पुलिस में 70,000 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो हर घर पे नजर नहीं रख सकते। 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है और सीलिमपुर और ओखला की स्थिति आप जानते हैं, जमुना के अंदर से लोग अवैध रूप से घुस जाते हैं। जब रोहिंग्या बांग्लादेश से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए कि सारे देश में, इसीलिए तो सीएए कानून लाया गया। और ये हमारे जो दिल्ली सबसे एक शांति प्रिय और बहुत ही अच्छी एक देश की राजधानी है, उसके अंदर जब से केजरीवाल सरकार आई है, पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, बीजेपी की रही है, कांग्रेस की रही है, कभी ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ 1984 के बाद। 1984 में जो हुआ वो भी दुखद था, और जो ये घटनाक्रम हुआ ये भी बहुत दुखद है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों की देन है। उस समय हमारे यहाँ पे एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदार्पण हो रहा था, पूरा देश अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में लगा हुआ था। उसमें
ट्रंप जो है कि भारत यात्रा पे उसमें आने वाले, तो उस समय उसके पृष्ठभूमि में इस प्रकार की घटनाएं राजधानी में घट रही थी। तो आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री एक तरफ से विदेशों में जाते हैं, भारत के छवि का कितना बड़ा निर्माण करते हैं, लेकिन इस अकेले घटना ने भारत के छवि को कितना नुकसान पहुंचाया। तो आपको राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा। ये तो अच्छा है कि फिर भी ये घटना जिस स्केल पे उपद्रवियों ने प्लान बनाया होगा उस स्केल पर नहीं पहुंचा। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर वहां तक कुछ पहुंचता, कहीं कुछ और समस्या, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, तो उससे भारत की स्थिति और विकट हो सकती थी। तो ये घटनाएं कुछ अतीत की ऐसी घटनाएं कि जिसमें आप दिल्ली पुलिस को आप नहीं दे सकते। देखिए, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस को अब हमें नए ढंग से, अगर आपको लग रहा है कि लेकिन राहुल जी, मुझे लगता है कि जो बाकी प्रदेश है, बाकी जगह पर जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं दिखती हैं। अगर हम अभी किसान आंदोलन की हाल फिलहाल की बात करते हैं, जो दिल्ली के लाल किले पर हुआ वो भी आपने देखा, लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन के यहाँ पर यूपी पहुंचने की बात हुई तो उसको जो है काबू किया गया। वो उपद्रव जो था वो वहां नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की घटना बार बार दिल्ली में घट रही है, तो कहीं न कहीं इस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये घटना अगर आम आदमी पार्टी के कारण घट रहा है। मैं कह रहा हूं कि भूपेंद्र मल्लिक जी के बात को मैं मान लेता हूं कि अरविंद केजरीवाल ही दोषी है, तो ये दिल्ली पुलिस प्रमाण लाए, उनको भी कोर्ट में प्रस्तुत करे। आप देखिए, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, और उसमें हर कोई, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर मुख्यमंत्री तक, कोई भी दोषी, हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो आप टीवी पे अगर ये मांग कर रहे हैं, जैसे भूपेंद्र मल्लिक जी ने यहाँ पे कहा कि मैं तो, मेरी बड़ी दिल्ली इच्छा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, तो तमाम दूसरे लोगों के, तो आप प्रमाण दीजिए, दिल्ली पुलिस ही खोजेगी वो। और अगर वैसा कुछ प्रमाण होता है, उन्हें भी न्याय के कटघरे में बिल्कुल खड़ा किया जाए, क्योंकि दिल्ली एक हमारा शान है, हमारी आन बान शान है। यहाँ पे इस प्रकार की घटना से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि काफी खराब होती है, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होना चाहिए। यह दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। भूपेंद्र जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं या बाकी हिस्सों की भी बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोर्ट की टिप्पणी को हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू विशेष लोगों के खिलाफ जो है ये पूरा षड्यंत्र जो है एक समुदाय विशेष ने रचा था। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भले ही हिंदू जो है ज्यादा हैं और एक अल्पसंख्यक समुदाय है, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये बहुसंख्यक पर भारी पड़ रहा है। इनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। पूजा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो तथ्यों के आधार पर की है। जाहिर सी बात है, सबूत देखे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, गवाहों के बयान लिए गए हैं, आई कार्ड देखकर लोगों को मारा गया है। जी जी जी, मगर ये जो साजिश है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी, और उस समय पे जब हमारे विशेष अतिथि जो सबसे ताकतवर, विश्व में सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो दिल्ली में थे। ये देश की और माननीय प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब करने के लिए दिल्ली के लोगों की बलि दी जा रही है, हिंदुओं की बलि दी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी की नहीं पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं वही बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही तो है। प्रधानमंत्री जी राहुल जी देश के होते हैं, वो केजरीवाल जी के भी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी, दिल्ली के संरचना को समझना पड़ेगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार है और उसको मैं कभी भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साथ ही साथ अगर वो यहाँ पे इस प्रकार की निरंकुश स्थिति बन रही है जिससे प्रधानमंत्री तक के छवि को नुकसान पहुंचने की स्थिति बन रही है, लाल किला तक के जो हमारा आन बान जी यहाँ पे अपेक्षा गृह मंत्रालय से होगी, हमारी अपेक्षा दिल्ली पुलिस से ही होगी। अब ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस में तो केवल 75,000 पुलिस फोर्स है, तो भाई उसको अगर 2 लाख 3 लाख का भी पुलिस फोर्स बनाना है तो बनाइए, लेकिन दिल्ली के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ। और पूजा जी, एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, देखिए कोर्ट में जो आज की बनने की है, इसके पहले देखिए दिल्ली दंगों के मामले में एक आरोपी को अब तक उसको जो है कि उसको दोषी करार दे दिया गया है, वो दिनेश यादव था। तो देखिए यहाँ पे दोनों 750 से ज्यादा घटनाएं यहाँ पे दर्ज हुई। आज के घटनाक्रम में
यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया था, और जो दिनेश यादव का घटनाक्रम था जिसमें उसको दोषी माना गया है, उसमें मुस्लिमों को भी टारगेट किया गया था जी। लेकिन राहुल जी, मुझे लगता है कि इंसान पे अगर हमला होता, मुझ पे हमला होगा, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए जवाबी हमला करूंगी। मैं जवाबी हमला जरूर करूंगी। कोई मेरा गला काटने आएगा तो मैं अपनी जान बचाऊंगी, चाहे कैसे भी बचानी पड़े, चाहे हथियार उठाना पड़े, चाहे सामने वाले को मारना पड़े। जब जान पर आती है तो कोई भी बचाता है। आप जैसे कि पूजा जी आपके बात से मैं सहमत हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय भूमिका बनती थी दिल्ली पुलिस की, कि यहाँ पे आप दिल्ली में आपको चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल बुलाना पड़ता है, तमाम दूसरे चीज बुलाने पड़ते हैं, लेकिन आपको लोगों से दंगाइयों को बचाना था, ये जिम्मेवारी थी। और उस जिम्मेवारी में केंद्रीय गृह मंत्रालय विफल रहा। आपको बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कब और कहां सुरक्षित होंगे? जी भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाई साहब हिंदू हर जगह सुरक्षित है, मगर यहाँ पे शासन में दो फाड़ हो चुकी है कि दिल्ली सरकार का मालिक है केजरीवाल। अगर हम एलजी के थ्रू कोई काम करते हैं तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता, मुझे ये नहीं करने दिया जाता। जब तक ये केजरीवाल साहब रहेंगे दिल्ली का कुछ भी नहीं होने देगा। आप अपना रूल ऑफ लॉ को रोकना नहीं कर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस का काम दिल्ली पुलिस करेगी। आप कोई काम करते समय ये सोचेंगे कि आपकी क्या टिप्पणी कर दी जाएगी, कोई क्या आलोचना करेगा, तो इस आधार पर आप सरकार नहीं चला सकते भूपेंद्र जी। पुलिस पर राहुल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सम्माननीय हैं। पुलिस प्रशासन या कोई भी फोर्स किसी भी अपने नागरिक के ऊपर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचती है, मगर जिन दंगाइयों ने साजिश के तहत मैं ये कह रहा हूं कि मानसिकता का इस प्रकार की घटना जब होती है तो उसके पहले ही आपको एक्शन लेना चाहिए। राहुल जी आप देखिए, मुझे राहुल जी भूपेंद्र जी, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम अगर पूरे माहौल की बात करते हैं, इसमें कोर्ट का कहना है कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, सीए को लाने की जरूरत है, तभी जो है ये समस्या सुलझेगी। कहीं ना कहीं नकेल कसना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो उनका भी अधिकार है लड़ने का, उनका भी अधिकार है अपनी जान बचाने का, अपना सम्मान बचाने का। देखिए, अगर हर नागरिक अपना जान बचाने का काम खुद ही करेगा, अगर पूजा जी देखिए हम अपना जान बचाने नहीं राहुल जी देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे बचाने अगर पुलिस नहीं आ रही तो मैं तो लड़ूंगी, मैं तो लाठी उठाऊंगी, मैं तो तलवार उठाऊंगी कि नहीं उठाऊंगी। देखिए, आपको रक्षा में आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, हमें पुलिस को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यही चीज मैं कह रहा हूँ। तो जब जान पर आती है उस समय ये पुलिस ये सोचा जाए कि पुलिस को मजबूत करना है कि 100 नंबर पे फोन करना है, या पहला जो प्राइमा फेसी मेरे साथ हो रहा है क्राइम, उसके अगेंस्ट जो है मुझे आवाज उठानी है। उस समय तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। तो ये जी, मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो जब हम चीजें फेस करते हैं, जब चीजें सामने आती हैं, तब ये बहस होती है, लेकिन काम करने की जरूरत बैकग्राउंड में है। उन सब चीजों को पुलिस को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा जो जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए पूजा की इस मामले में दिल्ली सरकार को छोड़ दें, हम लोग दिल्ली सरकार की आलोचना नहीं करें। आखिर इस मामले में क्या केंद्र सरकार आलोचना के दायरे में नहीं आएगी? भाई दिल्ली में अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ही है तो भाई हम किसकी आलोचना करें, किसके ऊपर जिम्मेवारी तय करेंगे? इन्हीं दोनों की जिम्मेवारी तय की जाएगी ना, तो वही जिम्मेवारी तय कर रहा हूं मैं। जी भूपेंद्र जी, आप बताइए। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, परंतु यहाँ की जो आपका सिस्टम है उसको आप देखिए। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, मगर जो भी चीजें जमीनी स्तर पे हो रही हैं, विधायक है, पार्षद है, जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके अधीन है? वहां पे जो गतिविधियां होती हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, पूरी जमुना के अंदर अवैध रूप से झुग्गियां बन रही है, अवैध रूप से बिल्डिंगें बन रही हैं। दिल्ली पुलिस किस किस के घर के ऊपर खड़ी रहेगी? लेकिन ये काम तो, लेकिन भूपेंद्र जी, काम तो सरकार का ही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये काम उन्हीं का है। जो अवैध लोग जो यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, दिल्ली का, भारत का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको खदेड़ना ज्यादा जरूरी है। मल्लिक जी, इसीलिए तो करके आप लोगों ने दिल्ली सरकार के शब्दों पर सबमिट कर दिया। एलजी का फैसला होगा तो देखिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए अगर आपको कठोर निर्णय लेने हैं आपको तो वो कठोर निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। देखिए, एज ए दिल्ली वासी होने के नाते मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में भविष्य में ऐसी दूसरी घटना न घटे।
तो ऐसे स्थिति में हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो घटना कभी सामने में प्रूफ में आए नहीं, और जो लोग भी इस प्रकार का दहशतगर्दी फैलाने का प्रयास उनके मंसूबों को दिल्ली पुलिस पहले ही फेल कर दी। जी, दिल्ली की सफाई की बेहद जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के अगर हम कई कोनों की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे सेंसिटिव एरिया बन चुके हैं जहां पर दिल्ली के बाहर के, भारत के बाहर के घुसपैठी रह रहे हैं और दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? से रह रहा है तो देश के लिए खतरा होगा ही होगा, और इस मामले को लेके काफी एक तरह से सक्रिय होना चाहिए सरकारों को। अब तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इस मामले पे जो हम लोग जो अपेक्षा रखते थे, उन अपेक्षाओं पे ये सरकारें हम लोगों को खरी होते हुए नहीं दिखती हैं। हम लोगों को तमाम राजनीतिक दावे प्रतिवादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पे जो चीजें होनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं दिखता। आप देखिए, जब रूल ऑफ लॉ को आप स्टेब्लिश करते हैं, देखिए केंद्र में 80% बहुमत की सरकार है, दिल्ली सरकार को सोचिए कि लोगों ने इतना परसेंट बहुमत दिया है उनको, तो क्या उस परसेंट बहुमत के साथ उनके साथ जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई उसको कौन पूरा करेगा? यहाँ पे क्यों दिल्ली में कोई भी जो है कि अवैध नागरिक कोई रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जो कोई वैध भी ढंग से रह रहा है, अगर वो गलत गतिविधियों में लिप्त है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस हर घर नहीं जाएगी, बिल्कुल वो नहीं जाएगी, लेकिन हमें अभी भी याद है कि दिल्ली दंगों के समय में लोग लगातार पहले से सूचना दे रहे थे। जब वो ताहिर हुसैन के मामले को लेकर भी दिल्ली पुलिस के पास सूचनाएं जा रही थी लगातार, लेकिन लोकल थाना उसको लेकर बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ था। तो आपको अपने सिस्टम को, अलग अलग संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जी, लेकिन दिल्ली की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ही जिस तरीके से सीए का विरोध देखने को मिला, उसी का खामियाजा जो है भुगतना पड़ा दिल्ली के लोगों को। इस पर क्या कहेंगे? सीए लाना कितना जरूरी आपको लगता है कि कितना जरूरी है? देखिए, सीए के संबंध में प्रदर्शन हर जगह हो रहे थे, तो देखिए वो उसको लेकर सबों के राय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, और वो करना किसी का अधिकार है, उस अधिकार में हम लोग कटौती नहीं कर सकते जी। लेकिन अगर अधिकार के आड़ में कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसको तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देखना पड़ेगा जी। और इसमें देखिए, पार्टी के नेताओं ने भी जिस तरह के बयान दिए उस समय, उसने भी भड़काऊ माहौल तैयार किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिए उससे भी भड़काऊ स्थितियां तैयार हुई। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको हमेशा आगे का प्रयास करना चाहिए। जो आप बार बार आप सवाल पूछ रही हैं, दिल्ली की सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और उसकी सफाई होनी चाहिए। वहां पे अभी भी कोई हर तरह की चीजें, चाहे वो ड्रग्स से संबंधित लोग हो, चाहे वो टेररिस्ट से संबंधित लोग हो, चाहे नार्को टेररिस्ट से संबंधित लोग हो, हर किसी के ऊपर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी दिल्ली को हम लोग सुरक्षित रख सकेंगे। जी, तो यहाँ पर कैसे इन चीजों को बैलेंस किया जाए, ये जानना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं, कल भी एक खबर आई थी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 5 बांग्लादेशी वहां पर जो है गिरफ्तार किए पुलिस ने, अवैध तरीके से चोरी चकारी और बाकी जो है लूटपाट के मामलों में संलिप्त थे। ऐसे लोग जो है नकली पहचान पत्र बनाकर रह रहे थे, तो ये सब कैसे काबू आ पाएगा? नहीं, देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि जो आपका दिल्ली पुलिस है जी, उसके पास जानकारियां सारी मौजूद होती है जी। वो उन लोग ऐसे तो अवैध वसूली करने में लगे हुए होते हैं वो जी, क्योंकि देखिए लगातार जब जो इस प्रकार के इलीगल लोग हैं वो शांत होकर घर में नहीं बैठे हुए होते हैं। तो आपका मानना यह है कि ज्यादा गलती जो है दिल्ली पुलिस की है? दिल्ली पुलिस की भी गलती है, और मैंने कहीं से भी दिल्ली सरकार को क्लीन चिट नहीं दी है। भाई, वो भी दिल्ली में बैठे हुए, उनका पूरा प्रशासनिक मशीनरी है, उन्हें भी ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए और दिल्ली पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये स्थितियां लानी पड़ेगी। केवल दिल्ली पुलिस नहीं, मैं दिल्ली सरकार को भी ला रहा हूं। आखिर जनता ने उन्हें भी परसेंट बहुमत दिया है, उन्हें का परसेंट बहुमत केवल पंजाब के चुनाव प्रचार के लिए दिया हुआ है। भाई, आप दूसरे राज्यों में दिल्ली का मॉडल बना के आप प्रचार कीजिए और दिल्ली के लोगों को यूं ही छोड़ दीजिए, तो जिम्मेवारी तो उनकी भी तय होगी जी। तो आपको लगता है कि जो कोर्ट का ये बयान आया है उसके बाद दिल्ली वाले कहीं ना कहीं जो है आने वाले चुनावों में अपना जो वर्डिक्ट है वो चेंज कर सकते हैं, अपने आने वाली सरकार बदल सकते हैं? इसका फर्क पड़ेगा क्या आने वाले चुनावों पर? हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है। दिल्ली सरकार को लेकर भी उनकी नाराजगी हो सकती है और केंद्र सरकार को भी लेकर हो सकती है नाराजगी, क्योंकि देखिए मैंने इन दोनों को विफल देखा जी। मुझे नहीं दिखता, जैसे दिल्ली सरकार पूरी विफल नजर आई है वैसे केंद्र सरकार भी विफल नजर आई है। तो जनता जरूर देखती है, और जनता आजकल बहुत सावधानी के साथ वोटिंग करती है। आपको याद होगा, देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी समय देखिए उड़ीसा में जो है कि लोगों ने केंद्र सरकार के लिए जो है कि सारे एमपी अपने
बीजेपी के चुने, और जब राज्यसभा का अपने वहां पे राज्य विधानसभा के लिए उसी दिन उसी वहां पे वोट किया तो उसमें उन्होंने बिजू जनता दल को नवीन पटनायक जी को चुन लिया। तो दिल्ली की जनता भी अपना चुनाव अलग अलग करती है। हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा चुनाव में सातों का सातों सीट जो है वो उन्होंने बीजेपी को दिया है, और विधानसभा में जो है कि वो फिर आम आदमी पार्टी को दे देते हैं। तो आपको हो सकता है कि हम लोग को ये वोटिंग पैटर्न बदलता हुआ भी दिखे हम लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे इस चर्चा के लिए।